नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल. ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल. अब अगर ब्यूरोक्रेसी को हम एक लफ्ज दें, हम ब्यूरोक्रेटिक अगर एक सिस्टम को एक लफ्ज दें तो हम इसे कहते हैं अफसरशाही, नौकरशाही, जिसमें कुछ लोगों एक हायरार्की बनी हुई है, एक निज़ाम बना हुआ है. निज़ाम किस चीज़ का बना हुआ है कि किसने कौन सी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करनी है, किस तरीके से काम करना है, किसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो किन कानून के तहत जिम्मेदारियां दी गई हैं, या उसकी जिम्मेदार उसके हकूक क्या होंगे, वहाँ पे लोग किस तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे का वो राइट्स की कैसे फेवर करेंगे. ठीक है, या इसके एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ले लो. ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है कि एक यूनिवर्सिटी को कौन चला रहा है, जो हेड कौन है, वो वीसी हैं आपके. ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के आपके जो वाइस चांसलर है वो आपके हेड हैं. अब वाइस चांसलर के बाद रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार के बाद फर्दर और लोग हैं. फिर आप अपने अपने फैकल्टी की तरफ आते हैं तो आपकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं, उनकी डीन है, डीन के बाद आपके डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी के बाद आपके मतलब एचओडी हैं या चेयरमैन हैं, फिर आपके आपके टीचर्स हैं. तो क्या है, किस तरीके से जो पावर है वो कैसे सबके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां डिफाइन कर दी गई हैं, उनके काम बता दिए गए हैं. अब जो वाइस चांसलर आए हैं, ही इज देयर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स रेगुलेशंस, उन्होंने कोई क्राइटेरिया फुलफिल किया जिसकी बिना पे वो आए हैं. अब वो आप उन उस जब वो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, या आप चेयरमैन की बात करते हैं, आप टीचर की बात करते हैं, कि वो जब वहां पे अपॉइंट हुए हैं तो उनको बता दी गई कि उनकी जिम्मेदारियां ये हैं, उन्होंने ये फैसले करने का उनके पास इख्तियार है, ये उनके पास हकूक हासिल है, उनको उनको राइट्स दिए गए हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से फंक्शन किया जाएगा. तो आपकी यूनिवर्सिटी एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है. ठीक है, जिसके अंदर लोगों को उनके किसी खास कानून के तहत उनको रखा जाता है, किसी खास कानून के तहत उनको जिम्मेदारियां उनको बताई जाती हैं, उनके हकूक उनको बताए जाते हैं, एक खास तरीके से काम होता है. अब आप ये देखें, अगर आप जैसे आप स्कॉलरशिप आते हैं यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि मेरिट स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुए हैं, तो वो स्कॉलरशिप पहले ऐसे नहीं आते, वो पूरे अप्रूव होते हैं, पूरा फाइल बनती है कि कितने लोगों को हमने स्कॉलरशिप देना है, हमारे पास पैसे कितने हैं, एक स्टूडेंट को हम कितने पैसे दे सकते हैं, और किस स्टूडेंट को हमने स्कॉलरशिप देना है, वो किन किन जरूरियात को पूरा करेगा तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे. तो पहले इस पे डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद वो फिर डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है. अब वो सोच लिया, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स उस पर अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, डॉक्यूमेंट पहले डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट से फिर डीन ऑफिस जाते हैं, डीन ऑफिस से फिर आपके आगे आपके जो मेन कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे जाता है. वहां पे पहुंच गया, उसके बाद लिस्ट जारी होती है कि हमने इन इन बच्चों का इंटरव्यू लेना है. ठीक है, वो लिस्ट पहले डिपार्टमेंट में आती है, डिपार्टमेंट के बाद फिर स्टूडेंट्स के पास आती है, फिर स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद उनकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन की बिना पे क्या आता है, ये बताया जाता है कि ये बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया है. ठीक है, फिर बकायदा वो फिर दोबारा से अपने सिलेक्शन में के लिए जाते हैं, उनको फिर दिया जाए. अब आप ये देखो कि ये जितना भी सारा काम था ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है, डायरेक्टली आके डायरेक्टली किसी को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया, बल्कि बाकायदा किसी जरिए को, किसी तरीके को फॉलो करते हुए उनको वो स्कॉलरशिप दिया गया है. स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया, स्टेप बाय स्टेप हर एक को ने उसको देखा है, पूरी फाइल चली है, पूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई, लोगों ने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर जाके वो किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचे. फाइनल डिसीजन किसने लिया, किसके पास फाइल गई, तो किसने कौन सा काम किया. तो इट मीन्स कि दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, कि जिसके अंदर किसी खास तरीके से एक हायरार्की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किसी खास तरीके से चल रही थी. अच्छा, अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है,
ब्यूरो का लफ्ज फ्रेंच वर्ड से निकला गया है जिसका मतलब है डेस्क, या जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट विच इज रन फ्रॉम टेबल। इसको इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट की। अब आप गवर्नमेंट की एग्जांपल लो। अब हम गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट में किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, किसको कितनी पावर दी गई है, किस रूल के मुताबिक पावर दी गई है, ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस में लिखा गया होता है, और उसकी बिना पे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। काम क्यों करते हैं, क्यों एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वो काम करते हैं, मकसद क्या होता है, टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है। अब आपकी यूनिवर्सिटी में हर कोई अपना अपना अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, हर कोई अपने अपने फराइज पूरे कर रहा है, किसी कानून को फॉलो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल। कॉमन गोल हमारी यूनिवर्सिटी का क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। उस एजुकेशन रिसर्च के फंक्शन को पूरा करने के लिए बाकायदा एक खास तरीके से पूरी हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कर रही है, वो काम कर रही है। एक क्या है ब्यूरोक्रेसी, क्या है या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या है, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हिस्टोरिकल रूल्स एंड पावर। कि एक जरिया है, एक तरीका है, एक खास निजाम है जिसके तहत लोग काम करते हैं। ठीक है। या इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दर्जा बंदी की गई है, किसका दर्जा कितना है, किसके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। जिसको डिजाइन किया गया है रैशनली, सोच समझ के बाकायदा किसी खास तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं उठ के आ जाते हैं कि इसके पास ये जिम्मेदारियां देंगे, इसको ऐसी जिम्मेदारियां देंगे, नहीं, हर एक को खास तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है। अब आप ये देखो, अगर आप लोग भी मिलकर डिसाइड करते हो, फॉर एग्जांपल किसी ट्रिप पे जाने का सोचते हो, आप ये कहते हो कि अच्छा ये गाड़ी का अरेंज करेगा, ये खाने पीने को अरेंज करेगा, ये जगह को डिसाइड करेगा, किस जगह पे जाना है, कितने बजे जाना है, हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई खास जिम्मेदारी आप आपस में डिवाइड कर देते हो। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदे की अपनी अपनी जिम्मेदारी बता दी जाती है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी उसको कैसे दी जाती है, उसके स्किल्स की बेसिस पे, उसकी नॉलेज की बेसिस पे, उसकी एक्सपर्टीज की बेसिस पे। जो जिस काम में माहिर होता है उसको उस बिना पे उसको वो काम दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की एक मैम डेफिनेशन है कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बाकायदा एक दर्जाबंदी की बिना पे लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बता दी जाती हैं। किस लिए जिम्मेदारियां बता दी जाती हैं, ताकि वो किस तरीके से बाकायदा अपना काम सर अंजाम दें। काम क्यों सर अंजाम देंगे, वर्किंग टुगेदर फॉर द परसूट ऑफ कॉमन गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अब ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, या आप इसे कह सकते हो उसकी नेचर है, इसके कंपोनेंट हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के। ना हाँ, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में अथॉरिटी लोगों को दी जाती है लीगल रैशनल की ही बिना पे। लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होती है कि व्हेन पीपल आर गिवन अथॉरिटी और पावर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। अगर वो कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनको कोई अथॉरिटी दी जाती है तो वो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर लोगों को अथॉरिटी दी ही लीगल रैशनल के बेसिस पे दी जाती है। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ गवर्नमेंट की और आपकी यूनिवर्सिटी की। ठीक है। ये दो एग्जांपल देती हूँ, अब आपने दोनों अपने जहन में रखनी है। अब जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट और आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ द योर यूनिवर्सिटी। अब पहला पॉइंट है फिक्स्ड ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन एरिया। अब एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एरिया डिफाइन कर दिया गया है, उसकी हद मुकर्रर है कि यूनिवर्सिटी ने क्या काम करना है, एजुकेशन और रिसर्च। हुकूमत ने क्या काम करना है, लोगों के तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए। यूनिवर्सिटी की जुरिस्डिक्शन क्या थी, उसकी हदूद क्या थी कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए, अपने स्टाफ के लिए काम करेगी, उनके लिए। ये गवर्नमेंट की क्या हदूद है कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है। वो लोगों की हेल्थ को भी देखेगी, एजुकेशन को भी देखेगी, रिलीजियस अफेयर्स को भी देखेगी, इकोनॉमिक चीजों को भी देखेगी। तो जो जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल होता है, हर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अपनी
جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو کے مطابق کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے, فلفل کرتا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی, تو سپریم کورٹ بھی ایک بیوروکریٹک ماڈل کو فالو کر رہا ہے, اس کی بھی اپنی ایک حدود ہے. وہ ہیلتھ کو نہیں دیکھے گا, وہ فیصلے لے گا لوگوں کے کہ کس طرح سے فیصلوں کو دیکھا جائے گا. پولیس لوگوں کی ہیلتھ کو نہیں دیکھے گی, پولیس کا جو فنکشن ہے وہ اس کو فالو کرے گا. اسکول ہے, وہ اسکول اپنی جو اس کی حدود ہے اس کے مطابق کام کرے گا, جو کہ بتائی گئی ہیں, جو کہ فکسڈ ہیں, مخصوص ہیں. ہائرارکی آف اتھارٹی, کوئی بھی بیوروکریٹک ماڈل کے اندر ہائرارکی آف اتھارٹی کو فالو کیا جاتا ہے. ہائرارکی آف اتھارٹی کا مطلب کیا ہے کہ ایک درجہ بندی ہے. یونیورسٹی کے اندر ہیڈ کون ہوگا, اس کے بعد کس کے پاس کون کون سی اتھارٹی ہوگی, کس کس کے پاس کون سی ذمہ داری ہے. اب یہ جو اتھارٹی ہے دیٹ از لیگل ریشنل اتھارٹی, کسی خاص مخصوص قانون کے تحت ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کو اتھارٹی دی گئی ہے. اب وہ اتھارٹی کیسے ملی, جب ان کی پارٹی نے میکسیمم ووٹ لیے ان دا الیکشنز, سیٹس لی, میکسیمم سیٹس کے بعد پھر لوگوں نے ووٹ دیے پارلیمنٹ ہاؤس میں, نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی میں جس بندے کو زیادہ ووٹ ملے وہ پھر پرائم منسٹر کے طور پہ سلیکٹ ہوا. اب یہ ایک باقاعدہ کسی قانون کے تحت ان کو سلیکٹ کیا گیا. سلیکٹ کرنے کے بعد کس قانون کے تحت, اسی قانون کے تحت پھر ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو, ان کے رائٹ ان کے بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے کن کن فیصلہ کرنے کا ان کے پاس اختیار حاصل ہے. تو اٹ مینس کہ کوئی بھی اگر بیوروکریٹک آرگنائزیشن ہوتی ہے یا بیوروکریٹک ایلیمنٹ ماڈل ہے, اس میں لوگوں کو اتھارٹی جو دی جاتی ہے, ذمہ داری جو دی جاتی ہے, وہ ان کسی قانون کے تحت دی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک درجہ بندی ہوتی ہے. اب آپ کے وی سی کے پاس جو پاور ہے وہ آپ کے چیئرمین کے پاس اس طرح سے پاور نہیں ہوتی. آپ کے وی سی کے پاس جو پاور ہے وہ آپ کے ڈین کے پاس اس طرح سے اس کی پاور نہیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر کے پاس جو پاور ہے وہ ایک ایم این اے کے پاس اس طرح سے پاور نہیں ہوتی. تو ہر ایک کی جو ہائرارکی ہے وہ مختلف ہے. ہائرارکی مطلب درجہ بندی, کون اس درجہ بندی میں سب سے اوپر درجے پہ ہے, اس سے نچلے درجے پہ کون ہے, تو وہ کن درجوں پہ کون کون سے لوگ ہیں. پھر فکسڈ ڈویژن آف لیبر, فکسڈ ڈویژن آف لیبر ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی مخصوص ذمہ داری بتا دی گئی ہیں کہ وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. یونیورسٹی میں وی سی کی کیا ذمہ داری ہے, وہ کیا کام کرے گا, اس کے ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے, وہ کیا کام کرے گا. یونیورسٹی کے اندر ایک کینٹین چلانے والا ایک بندہ ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے, وہ کیا کام کرے گا. صفائی والا بندہ ہے, ایک ڈین ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. ایک کنٹرولر ایگزامینیشن ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. ایڈمیشن کرنے والے اتھارٹی ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی مہارت کی بنا پہ ان کو کام بتا دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے حکومت میں بھی ہوتا ہے. ہیلتھ کو کون دیکھے گا, ایجوکیشن کو کون دیکھے گا, ریلیجیس افیئرس کو کون دیکھے گا. تو یہ ڈویژن آف لیبر ہے آن دی بیسس آف اسپیشلائزیشن. نیکسٹ از اپوائنٹمنٹ بیسڈ آن ایلیجیبلٹی. جو ایلیجیبلٹی کو فالو کر رہا ہوگا, جو ان خصوصیات کو پورا کر رہا ہوگا, ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوگا, اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اس کو اس ذمہ داری پہ رکھا جاتا ہے. پی ایم ہے, پی ایم کی ایلیجیبلٹی کیا ہے. ایک ٹیچر ہے, ٹیچر کی ایلیجیبلٹی کیا ہے, اس نے